If you have taken Hindi as your second language and you are appearing for upcoming board exams, then watch this video. Because in today's video, we have a wonderful teacher joining us to share her experience and knowledge. Pushpa Reddy ji works with Narayan Group of Institutes, and along with her, she carries 26 years of experience. In today's video, we'll be discussing multiple questions about how to write the paper, what kind of mistakes students are making, and how can we avoid that, and so many other tips and techniques. I'm sure this will be helpful to you. So let's begin. वेलकम टू एडिटॉक्स पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देवांशी जी कि जैसे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए जैसे आपने मुझे निमंत्रित किया। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। मेरा भी अभाग्य है कि मैं आपको इस शो पर ला पाई, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है कहता है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी गोविंद दियो दिखाए। तो आपका जो ज्ञान है उससे आगे तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। और मैं हमेशा से सोचती थी कि जब बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली ग्रेड 10th के लिए, तो हिंदी जब उनकी सेकेंड लैंग्वेज होती है तो उसके अंदर उनकी बहुत दिक्कतें होती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बस यही चीज में हम उनका मार्गदर्शन कर पाए, इसीलिए आज का हमने ये सेशन अरेंज किया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ पाई हूँ आज। बहुत अच्छा सोचा है आपने। ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं हमारी दोनों की तरफ से क्या बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है, देखते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। पुष्पा जी, मैं हमेशा सबसे पहले एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि जब एग्जाम्स होती है, स्पेशली जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चों के अंदर एंजाइटी होती है, या उनको ये थॉट्स होते हैं कि चलो मेरा पेपर कैसे जाएगा। पेरेंट्स के अंदर भी ये होता है कि अच्छा, बच्चे की प्रिपरेशन कैसी हो रही है। एज ए टीचर, आपका स्टेट ऑफ द माइंड कैसे होता है? आपको भी ये सब फील होता है? हाँ जरूर। क्या होता है एक्चुअली कि जैसे पेरेंट्स को और बच्चे को लगता है कि मैंने पूरा साल मैंने मेहनत की है, अब परीक्षा के मैं कैसे दे पाऊंगा, कैसे लिख पाऊंगा। और पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा कैसे लिख सकेगा, क्या करेगा, उसकी तैयारी कितनी है। तो वैसे ही सेम दिस थिंग क्या है कि टीचर को भी, हमें भी ऐसा लगता है कि पूरा साल हम मेहनत करते हैं उस बच्चे के साथ, और अंत में उसका कितना मतलब वो कैसे लिख पाएगा या नहीं। कि और बाद में जब परीक्षा के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उस रिजल्ट्स के बाद हम लोग जैसे उसके लिए हम लोग जैसे इंतजार करते रहते हैं, बहुत ही ऐसे बहुत ईगरली वेट करते रहते हैं। तो जैसे हम भी वो सोचते रहते हैं हर बच्चे का कि पूरा एक क्लास होता है, क्लास में पूरे हर एक बच्चे का कितना कितना मतलब हो सकता है, और किसकी कितनी जरूरत है, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी हेल्पिंग देम। एंड वो जैसे कि पेरेंट्स के मन में वो एक डर डर से ज्यादा एक चिंता जो है वो हमारे मन में भी होती है, जैसे कि नहीं, सही बात है। सो बिफोर वी बिगिन, आई वांट टू नो वन थिंग कि जब हम हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज बात करते हैं, तो जो सदर्न स्टेट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका हिंदी के प्रति का झुकाव, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी डिफरेंट होती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो शायद हिंदी उनकी मदर टंग है, या जो ऑलरेडी उनकी मदर टंग है, जो विच इज सिमिलर टू हिंदी। सो दे फाइंड इट इजियर टू लर्न दिस लैंग्वेज। बट इफ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जो सदर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए कैसी कैसी चैलेंजेस होती है? हाँ, ये एक्चुअली चैलेंज बच्चों से ज्यादा टीचर को चैलेंज होती है, टू बी फ्रैंक। क्योंकि क्या होता है, बच्चा जैसे घर में उनकी ये भाषा बोली नहीं जाती है, और उनकी दूसरी मतलब द्वितीय भाषा लेनी पड़ती है। तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज लेनी पड़ती है। तो ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों को खुशी से वो अपने मर्जी से सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेते हैं, कुछ लोगों को मजबूरन हिंदी लेनी पड़ती है क्योंकि दूसरी भाषा नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, घर का वातावरण नहीं रहता है, हिंदी का वातावरण नहीं रहता है, तो घर में पेरेंट्स भी उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो टोटली उनको टीचर पर डिपेंड होना पड़ता है, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि टीचर को भी पढ़ाते समय क्या होता है,
सदर्न स्टेट में, जैसे हम अब जैसे कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, या केरला हो, या आंध्रा हो, तो इस मैक्सिमम इन चारों स्टेट्स में ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बच्चे का प्रॉब्लम यह है कि उसको उच्चारण से ही शुरू होती है प्रॉब्लम। राइट। वर्णमाला जब वर्णमाला का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण से ही शुरू होती है। तो उच्चारण के साथ वर्तनी में गलतियां आ जाती हैं, और उन जितना भी पढ़ना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो मन में उसको बहुत तकलीफ हो जाती है। और ये एक टीचर के लिए चैलेंज होता है कि उसको कैसे सिखाएं। और ऐसा नहीं है कि एक क्लास जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक क्लास में सिर्फ हिंदी भाषी लोग होंगे। हिंदी भाषी होंगे, हर जैसे आपने कहा भी सारे सदर्न स्टेट्स के भाषी लोग हो सकते हैं, पूर्वी भारत के लोग हो सकते हैं, उत्तरी भारत के लोग हो सकते हैं। तो क्या होता है उधर बच्चों को अलग अलग करके पढ़ाना बच्चों के लिए, टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे एक जैसे होता है कि कोई एपी का बच्चा है, तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेम टाइम ऐसे तमिलनाडु का हो सकता है हमारे। अब सेम टाइम अगर उत्तर भारत का बच्चा है, तो उसको घर में वातावरण मिलता है, सही है। तो उसको पढ़ाना आसान हो जाता है। इसको पढ़ाना क्या होता है, बहुत ही मतलब उसके छोटी छोटी चीजों को समझ कर उसको पढ़ाने की जरूरत होती है। और उसका उसके उच्चारण से लेकर वर्तनी से लेकर टीचर को शुरू करना पड़ता है। नहीं, तो तो ये ये बहुत, या बहुत सही कहा कि मतलब टीचर के सामने जितने चैलेंजेस होती है, और जब एज ए टीचर मैं भी जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मतलब यस वी ऑलवेज से कि बच्चे बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं और बहुत चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के हमारे इंटरव्यू का बस यही एक मेन एम है कि हम लोग बोर्ड के पेपर की जो पैटर्न्स है या जो भी उनकी शुरुआत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो जिससे बच्चों को हम मार्गदर्शन दे पाए, गाइडेंस दे पाए। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हिंदी विषय में जब पेपर लिखने की बारी आती है तो बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां किस चीजों में करते हैं? सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स में, पहली बात। क्योंकि जितनी भी हिंदी भाषा ऐसी है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे हर चीज नहीं होती है। जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल कहना, शब्द जो है हम लोग कहते हैं कहना, लिखते समय क्या लिखना पड़ता है, कहना लिखना पड़ता है। तो करेक्ट। ये बातें उनको समझनी पड़ती हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, और मात्राएं मेन थी, उनको वो दीर्घ कहाँ लेना है, ह्रस्व कहाँ लेना है, ये समझने के बावजूद जल्दी जल्दी लिखने में वो वर्तनियों की गलती करते हैं। और जब वो मात्राएं ह्रस्व दीर्घ हो जाने से अर्थ बदल जाता है, तब क्या होता है उनका जो वाक्य भी होता है एग्जाम में, उत्तर में जो लिखा हुआ वाक्य भी होता है, उसमें गलती निकलती है, तो मार्क्स कटते हैं। ये बहुत पहली गलती बच्चे करते हैं। ओके। तो ये उनसे उनको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये गलतियां ना हो या उन्हें सुधार सके तो उस डेफिनेटली कि ये सारी चीजें बहुत पहले से शुरू होती है कि जब आप हिंदी पढ़ते हो तो तभी आप ध्यान दें ये सब के ऊपर। बट एज ए पेपर लिखते टाइम ये सारी गलतियां अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स को देवांशी जी, यहाँ पर उनको क्या करना है, पहले से जैसे आपने कहा, पहले से उनको उसका अभ्यास होना जरूरी है। पहले उच्चारण से शुरू होना चाहिए। लेकिन अब जब बच्चा टेंथ का एग्जाम लिख रहा है, ऐसे समय भी उसको जब टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, मेन थी। जब वो ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ते, मतलब लेसन जो है, लेसन को पूरे तरीके से एक बार पढ़ने से काफी नहीं है, बार बार उसको पढ़ते रहना चाहिए। तो एक उनको एक अभ्यास हो जाता है, आंखों को ही अभ्यास हो जाएगा। जब आंखों को अभ्यास हो जाएगा, तो ह्रस्व दीर्घ वही आ जाता है। तो ये मेरा मेरा मेरी मतलब निजी, ये जो क्या है सोच है। सही है। तो जब ये बच्चे पेपर लिखना शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स पेपर लिखना शुरू करते हैं, तो पेपर के अंदर ऐसे कौन से सेक्शन होते हैं हिंदी पेपर के अंदर के जहां पर मैक्सिमम स्कोर लिया जा सकता है? अभी मैक्सिमम स्कोर, अभी इस बार का जो पैटर्न है, प्रेजेंट जो पैटर्न है 2022-23 का, कि पार्ट ए एंड बी, और ब भाग, अ भाग पूरा उन्होंने एमसीक्यू, ओके। मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों में ही दिया है। तो 40 मार्क का होता है, तो वहां स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब बच्चा समझे,
हम्म। व्यावहारिक व्याकरण है, अपठित गद्यांश है, पठित गद्यांश है, पठित पद्यांश है। तो जब बच्चों को उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर ऐसा है कि मार्क्स एक तो जाएगा, नहीं तो पूरा आएगा। सही है। तो स्टूडेंट्स जब पेपर लिखना शुरू करते हैं या उनको जब अपना पेपर मिलता है, तो कोई ऐसा एक पैटर्न है कि जो फॉलो करना चाहिए कि सबसे पहले ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ये लीजिए, या जो भी आपका क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है वो एंड में स्टार्ट कीजिए? हाँ, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, हम टीचर्स बहुत कुछ बताते हैं देवांशी जी के बच्चों को कि आप यहाँ से शुरू करो, वहां से शुरू करो, ये करो। लेकिन जब 10th का बच्चा जो है ना, उसको अपनी भी कुछ सोच होती है, हम्म। उसको अपनी भी कुछ सोच होती है, अपना प्रिपरेशन भी होता है अकॉर्डिंग टू हिज प्रिपरेशन और हर प्रिपरेशन, कि उसका जो पार्ट अच्छा लगे, जैसे कि उसको लेखन कौशल अच्छा लग रहा है, तो क्या करेगा, पहले लेखन कौशल से शुरू करेगा। अच्छा। और बाद में वो सोचेगा लेखन कौशल मेरा बहुत पक्का है तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में इसमें एमसीक्यू पर जाऊंगा, क्योंकि सोचने का मुझे समय मिलेगा वहां पर। तो ऐसा होता है, हम भी बताते हैं कि ये आप बहु इस पे शुरू करो, क्या पार्ट ब से पहले शुरू कर दो, इसको कंप्लीट करने के बाद आप इसको भी ले सकते हैं। तो वो डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड एक्चुअली। अच्छा, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एज पर देयर कंफर्ट। हाँ, यस, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि उधर हम लोग फोर्स करेंगे तो बच्चा टेंशन में आ जाएगा कि नहीं। बच्चे को मैडम ने ये बताया है, ये करना है, तो वो बहुत ही उसको जैसे फोर्सफुली कुछ कर रहा रहा हूँ ऐसा लगेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और लैंग्वेज के पेपर्स जो होते हैं वो ज्यादातर कभी लगता है बहुत लेंदी है पेपर्स, तो हिंदी की लैंग्वेज में भी ऐसे होता है क्या? बच्चों को पेपर लेंदी लगता है? बच्चों को एक्चुअली नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही शब्दों का लिमिट दिया जाता है, शब्द सीमा दी जाती है हर प्रश्न के लिए, 50-60 शब्दों में, 100 से 120 शब्दों में, बाद में 80 शब्दों में, 60 शब्दों में, तो उनको उसको ध्यान में रख कर लिखने से लेंथी नहीं लगेगा पेपर। अच्छा। क्योंकि बच्चे और बच्चों में एक थोड़ी सी आदत होती है, मैं लंबा लिख दूं मुझे ज्यादा मार्क मिलेंगे। ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं, वो कीवर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं इवेलुएटर्स। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक 3 मार्क का प्रश्न में उसे कीवर्ड्स, उस जितना भी आप लिखेंगे, कीवर्ड्स हैं तो उसको मार्क्स मिल सकते हैं। जी, मुझे एक चीज हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि जब इवेल्युएशन होता है तो एक टीचर के पास कितनी सारी सप्लीमेंट्स आती है चेक करने के लिए, तो टीचर्स डेफिनेटली एक एक लाइन पढ़ पढ़ कर उनके चेक करते हैं, या फिर उनका प्रेजेंटेशन, उनके कीवर्ड्स, या फिर उनके हैंडराइटिंग, ये सारी चीजों पर भी निर्भर करते हैं उनके मार्क्स? हाँ, इवेलुएशन, बोर्ड इवेलुएशन में क्या होता है कि ऑफ कोर्स कि पेपर प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेपर अगर प्रेजेंट अच्छा किया है तो इवेलुएटर बहुत जल्दी जल्दी उसको पढ़ सकता है, और उसमें कीवर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप जितना भी लंबा, अभी जैसे मैंने कहा कि कीवर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस प्रश्न का कीवर्ड्स है तो उसके दो जो है अलॉटेड मार्क्स मिल जाएंगे, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक अगर बच्चे ने लिखा हुआ है तो उधर वो मिल जाएंगे, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। और ये जो क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट होता है जहाँ पर अपठित गद्यांश है या उनको संवाद लेखन करना है, निबंध लेखन करना है, तो ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि आपको सबसे पहले अगर अपठित गद्यांश है तो उसे समझना है फिर लिखना है। अब जब वो सेकेंड लैंग्वेज है तो डेफिनेटली लैंग्वेज को समझने में ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे प्रश्नों को वो कैसे हल कर सकते हैं, ये अनसीन पैसेज के पार्ट को? हाँ, अनसीन पैसेज के लिए उनको ज्यादा हिंदी पढ़नी होगी, Okay. दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। बहुत ज्यादा प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स लेके जितने भी गद्यांश उनको, हालांकि हर एग्जाम में नया गद्यांश आएगा, कोई रिपीटेड तो नहीं होगा, लेकिन राइट। जितने भी गद्यांश पढ़ेंगे बच्चे और उसको समझकर सॉल्व करेंगे, तो उनको नए नए शब्द उनको मिल जाएंगे। जब नए नए शब्द उनके ध्यान में आ जाएंगे, तो वो रहेगा ध्यान में कि कोई भी पैसेज दे देंगे तो कोई भी प्रश्न शब्द आ जाएगा तो समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस अपठित गद्यांश।
राइट। और एक चीज मुझे पूछनी थी कि जब हम लोग यूजुअली ये लोग जब लोअर ग्रेड में होते हैं, तो वहां पे जब एसेस लिखने की बारी आती है, निबंध लेखन का आता है, तो यूजुअली दे विल गेट सम 2 or 3 ऑप्शंस लाइक ओके यू प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक्स एंड वन ऑफ देम वुड कम टू द एग्जाम। तो बच्चों का एक माइंडसेट हो गया है कि ऐसे राइटिंग मीन्स यू हैव some ready material, you have to copy from it. They don't think from their own mind that okay we have got the topic, so now let's be creative with our writing. तो उनको ऐसे राइटिंग्स वगैरह के लिए क्रिएटिविटी कहाँ से दी जा सकती है, कैसे उनमें ये चीज डेवलप की जा सकती है? उनको ना लोअर ग्रेड से ही शुरू करना चाहिए। जैसे कि थर्ड ग्रेड से जब हिंदी शुरू होती है तो अल्फाबेट से शुरू होती है। उसके बाद फोर्थ में फिफ्थ में आते आते दो दो लाइन तीन तीन लाइन उनके खुद से लिखने का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। जब वो हम्म। वहां से खुद लिखने का कि उनका नाम क्या है, मतलब छोटी छोटी चीजें, कि जैसे फॉर एग्जांपल मोर, मोर के बारे में लिखिए। मोर क्या है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ऐसे चार चार वाक्य जब लिखते लिखते शुरू हो जाएंगे तो ऐसे फिफ्थ ग्रेड में सिक्स्थ ग्रेड में जब आते आते थोड़ा थोड़ा खुद लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। जब ये हो जाएगा ना तो स्टूडेंट के मन में ये नहीं रहेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर तीन चार टॉपिक दिए जाएंगे उसमें से एक आएगा, तो वो नहीं रहेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस होना जरूरी है। अच्छा, तो जब ये बोर्ड के एग्जाम्स लिखते हैं, चलिए शायद पहले से प्रैक्टिस नहीं की है बट अभी 10th में तो आए हैं, हिंदी सेकंड लैंग्वेज भी है, इसके एग्जाम्स भी लिखनी है। तो ज्यादातर अगर आप देखते हैं कि एक आपकी क्लास है और इसके अंदर लेट्स से 30-40 जितने भी बच्चे हैं, तो मतलब एवरेज कैसे निकलता है उनका? मोस्ट ऑफ देम मैनेज कर पाते हैं या उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, या सब्जेक्ट क्लियर करने में भी डिफिकल्टीज आती है? हाँ, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, सडनली जैसे एट्थ ग्रेड में आते हैं, नाइन्थ ग्रेड में आते हैं, सडनली सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले लेते हैं, तो उनको क्या होता है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उनको। हमेशा टीचर को भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऐसे बच्चे पर करना पड़ता है कि वो उसमें क्या उसको उसको हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर थिंग्स जो कॉमन होते हैं, उन कॉमन थिंग्स को उसको बता बता के उसका अभ्यास कराते हैं उनको, ताकि बच्चे को ये बर्डन भी ना हो कि इतना सारा मुझे दिया दिया गया है, मैं कैसे पढूं, क्या करूं। इस टेंशन से बाहर निकालने के लिए बच्चे को थोड़ा सा दिया जाता है। जैसे कि अब एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू में अब अपठित गद्य ऐसे बच्चे को बोला जाता है, तो एमसीक्यू थोड़ा बाजू में रखो, देखो तुम। जब ग्रामर पार्ट है, व्यावहारिक व्याकरण जो है, समास है, पदबंध है, उसके थोड़ा रूल्स थोड़ा अच्छे से सिखा कर उनको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करा करा के उसको उसका वो क्या है, उत्तर ढूंढने का उसको हम लोग सिखा देंगे। तो ऐसे मार्क्स स्कोर करने का प्रयत्न करेंगे। और पार्ट ब जो होता है, विभाग ब विभाग में जैसे लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग का पैटर्न सिखाएंगे। अनुच्छेद लेखन के तीन तीन पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, उनको कैसे अटैच करके लिखना है सिखा देंगे थोड़ा थोड़ा। और सूचना लेखन का पैटर्न है, पैटर्न लेंगे, लिख के जो क्वेश्चन में होता है उसी को मैक्सिमम लिखना होता है वहां पर। तो ऐसे उसको ट्रिक्स सिखा के प्रैक्टिस करा के ऐसे बच्चों को थोड़ा ऊपर आने के लिए प्रयत्न किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। और जब मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है कि बच्चे क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ना मेमोराइज की हुई होती है, उसे टोटली मगअप किया होता है। तो जब फर्स्ट वर्ड याद आता है ना, तो वो पूरा आंसर लिख देते हैं। लेकिन बीच का अगर कोई भी वर्ड भूल गए ना, तो उनको फिर बाकी का आंसर नहीं आता। सो दिस शुड नॉट बी द करेक्ट अप्रोच। एक्चुअली द बेस्ट वे इज यू लर्न टू फ्रेम योर ओन आंसर्स। तो ये बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है? बच्चों को ना कभी ये मगअप करने के पीछे रटने रटने का अभ्यास कराना ही नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन कुछ बच्चे उसके आदी हो गए होते हैं, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा उससे बाहर निकालने का प्रयत्न भी करना चाहिए। उनको बताना है कि इस प्रश्न में ये दो तीन शब्द जो है, इन दो तीन शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान रखो और उसके साथ उस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयत्न करो। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, उसको एटलीस्ट उस प्रश्न का पूरा जो चाहिए एग्जामिनर को वो मिल जाएगा। अच्छा। और ये पेपर जब लिखते हैं, तो मैंने हमेशा एक पैटर्न देखी है कि हम हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि पेपर लिखने के बाद एक बार उसको पढ़ा करो, ताकि आपने जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स की है, जो भी गलतियां की है, उसको आप सुधार सको। बट मेरे नजरिए से मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये ज्यादा चीजें फॉलो नहीं करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स को इस माध्यम से बताएं कि क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पेपर लिखने के बाद उसका एक रिव्यू किया जाए। हाँ,
मैं इसके लिए ये बताऊंगी कि देखिए प्रश्न, अब 3 मार्क के प्रश्न हैं इस बार तो। उन सिर्फ 3 मार्क के प्रश्न आएंगे, 3 3 मार्क के, 18 मार्क के 6 प्रश्न उनको लिखने होते हैं। तो उसमें वो अगर और एक बार पढ़ेंगे, लास्ट में 10 15 मिनट जब मिलता है, पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो मात्राएं हैं, छोटी ह्रस्व दीर्घ जो है, उसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके जो मार्क्स जो वो खोने वाला है वो पा सकता है। तो कर सकता है, उधर करेक्शन कर सकता है वो, तो बहुत एक बड़ी कर चीज सकता है कि ये करने के लिए सही है। है। एंड एमसीक्यू भी, एमसीक्यू भी एमसीक्यू भी वो अगर गलत लिखा है तो एक लाइन ऐसे काट के उधर सही आंसर लिख सकता है। हो सकता है कि बाद में उसको फ्लैश हुआ हो। सही है। अच्छा, और ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती है जो बच्चे कर देते हैं, मतलब और ओवरलुक कर देते हैं, और ये चीजें फोकस करनी चाहिए उनको पेपर लिखते टाइम? प्रेजेंटेशन, पेपर का प्रेजेंटेशन क्या है, बच्चे सोचते चलो मुझे आता है, उत्तर लिख दो कुछ भी, जो हाँ इसका उत्तर मुझे बहुत प्राइम वेरी परफेक्ट, चलो लिख दो, कैसे लिखना है ये सोचते नहीं। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मार्जिन, प्रॉपरली मार्जिन डालो, एक प्रश्न के बाद एक लाइन को छोड़ दो, एक मेन के बाद 2 लाइन छोड़ दो, एक अच्छा दिखेगा पेपर। और हम जब लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स की तरफ आएंगे, तो वहाँ पहला हम लोग अनुच्छेद लिखेंगे। यूटिलाइज 1 फुल पेज फॉर अनुच्छेद। हालांकि आप 3/4 पेज ही लिखेंगे, मुझे पता है उतना ही वर्ड लिमिट होता है। हम्म। तो 3/4 पेज लिखिए, यू कैन यूटिलाइज फुल पेज देर। गो टू नेक्स्ट पेज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटर राइटिंग के लिए पूरा फर्स्ट फ्रेश पेज से शुरू कीजिए, आराम से लिखिए, अगर वो दूसरे पेज पर जा भी रहा है ठीक है। और लेटर राइटिंग में पैराग्राफ जब बनाएंगे, लाइन भी छोड़ सकते हैं आप एक एक पैराग्राफ के बीच में। वो बहुत ही मतलब जहां जहां लाइन छोड़नी है, टीचर ने सिखाया होगा पूरा प्रारूप जो होता है पत्र का, उसको पक्का प्रारूप फॉलो करके कैसे लाइन के बाद ऐसे आना है, मार्जिन कैसे निकलना है, ये एक पत्र में हो जाए। तो बाद में पत्र के बाद आता है सूचना, सूचना में बॉक्स में लिखना होता है, वो तो बॉक्स प्रॉपरली आना चाहिए। उसके लिए मैं आराम से यूके, जैसे ऐसे करने से क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को एक अच्छा सा पेपर, हाँ पेपर देखते ही उसका उसका एक इम्प्रेशन आ जाएगा, हाँ ये स्टूडेंट में कुछ बात है। अच्छा, so definitely it मतलब क्या creates a होता good है, impression. छोटी छोटी गलतियां ना नजरअंदाज हो जाती हैं एग्जामिनर से, तो मार्क्स मिल जाते हैं, वो एक ट्रिक है। एंड अब क्या है, अनुच्छेद, बच्चे में अब ये अनुच्छेद की बातें हर बार टीचर, 1000 बार टीचर ने कहा होगा, अनुच्छेद को डबल पैराग्राफ्स मत बनाइए, मल्टी पैराग्राफ्स मत बनाइए। लेकिन बच्चे सोचते हैं बहुत कुछ लिखना है, मल्टी पैराग्राफ्स बनाएंगे, नहीं। अनुच्छेद मतलब दैट इज पैराग्राफ, ओनली वन सिंगल पैराग्राफ में उनको 3 4 संकेत बिंदुओं को मिलाकर एक ही पैराग्राफ में उनको लिखना है। ये कितनी भी बार बताए, अच्छे अच्छे बच्चे ना इधर गलती करते हैं, अच्छा। उधर ध्यान देना जरूरी है। तो ये चीजें क्या होती हैं, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों में ये ट्रिक होना चाहिए कि एग्जामिनर को अपने वश में करो जैसे। डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अगर एक इंप्रेशन अच्छा बना लिया तो वो उन्हीं के बेनिफिट में रहता है। हाँ। जैसे स्टूडेंट्स को पेपर मिलता है ना, इमिडिएटली उनका एक रिएक्शन होता है कि मैं बस उसे जल्दी से स्टार्ट कर दूं ताकि मेरा कुछ मिस नहीं हो जाए। तो पेपर को सबसे पहले पढ़ने और उसको जस्ट रीड करने के ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बहुत जरूरी है देवांशी जी, क्योंकि पेपर जब हाथ में आता है, ऑलरेडी 15 मिनट्स पेपर उनको सिर्फ पढ़ना ही होता है। इन्विजिलेटर अलाउ नहीं करता है लिखने के लिए, उनको 15 मिनट पेपर कंपलसरी पढ़ना होता है। वो टाइम बहुत अच्छी तरह से उनको यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छी तरह से अनसीन पैसेज हो, सीन पैसेज हो, पोएम हो, जो भी हो, नीटली पढ़ना है उनको। जब प्रॉपरली पढ़ेंगे, पढ़कर उनके ध्यान में, मतलब एक दिमाग में अपने आंसर स्क्रिप्ट का एक ढांचा बन जाएगा। ये बहुत जरूरी है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को ये सोचना है, अरे बोर्ड एग्जाम क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स क्लासरूम में लिखे हुए हैं। आजकल हर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स बच्चे से लिखवा रहा है, हम्म। तो उनको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो डरने की भी जरूरत नहीं है, तो आराम से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता ही नहीं है।
अच्छा, तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं इतने सारे मतलब पेपर्स वगैरह लिख करके, अगर पेपर आता है तो भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने ये देखी है कि जब आप पेपर पढ़ रहे हो लिखने से पहले, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जिसके आंसर्स नहीं पता है। एक क्वेश्चन ऐसा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है कि अरे ये पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ऐसे समय में अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखते हुए कैसे पेपर को सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, हर स्टूडेंट को ये सोचना है, ठीक है, ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया, दूसरे का भी नहीं आया, तीसरे का भी नहीं आया, तो ओनली 3 प्रश्न है ना, बाकी का सारा आता है ना मुझे। पॉजिटिव थिंकिंग, सही है। पॉजिटिव रख के, जो आता है लिखने दो पहले, जो नहीं आता है बाद में सोचेंगे आराम से, क्या जल्दी क्या है। ये दिमाग में, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 घंटे के बाद उनको ज्यादा समय मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको अपने आप को, अपना जो मानसिक संतुलन है उसको 100% बरकरार रखना है, नहीं तो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है स्टूडेंट को। अच्छा, एक चीज बच्चों में हमेशा देखी जाती है, वो होती है जल्दबाजी। मतलब वो एक एज कहे या कुछ भी कहे, उनको बस ऐसे होता है कि बस जल्दी से इसे खत्म कर दिया जाए। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि कैसे उनको फोकस रहकर हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए? क्योंकि वो लोग जब एमसीक्यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर रहता है कि अरे पीछे अभी तो संवाद लेखन करना है, अभी तो ऐसे राइटिंग करना है, अभी विज्ञापन लेखन करना है। तो वो सब के लिए भी टाइम चाहिए होगा। तो ऐसे करके जो एक प्रेशर और जल्दबाजी ये लोग करते हैं, उसे कैसे अवॉइड की जा सकती है? उसको पहले टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली टीचर्स ने, हर स्कूल में टीचर्स सिखाते हैं कि टाइम क्या है, 80 मार्क्स का पेपर जो है 3 घंटे में कैसे डिवाइड करना है। हम्म। ऑलरेडी टीचर्स ने सारा सिखाया होता है, तो उसको उनको कंपलसरी फॉलो करना है, और अपने बहुत सारे सैंपल पेपर्स लेके खुद उसको सॉल्व करके, टाइम के अंदर सॉल्व करके, वो अभ्यास जरूरी है। और अब जैसे कि हमने पहले का सोचा, पहले बात की, जैसे मानसिक संतुलन, वो बहुत ही जरूरी है। किसी भी स्थिति में उनको बहुत ही शांत रहना है, क्योंकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगी, बच्चे और एक क्या करते हैं कि जैसे पहले ही बताना था मुझे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, टीचर्स बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अंडरलाइन करो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सारे चीजों को अंडरलाइन करते जाते हैं। ये कभी नहीं करना है। डेफिनेटली ओनली कीवर्ड्स दैट दे हैव टू अंडरलाइन। अगर कीवर्ड समझ में नहीं आता है, अंडरलाइन ही मत करो। ये मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे ऐसे, अंडरलाइन करते करते वो आंसर का जो क्या है, उत्तर जो इतना अच्छा, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है, हर जगह अंडरलाइन करके उसका सौंदर्य ही खराब होता है। अच्छा, तो जो तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसे ही बस हाईलाइट करने हैं। हाईलाइट करने हैं, बाकी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा। बच्चा सोचता है मुझे सब आता है, मैं ये सब इम्पोर्टेंट है, नहीं। तो वो जरूरी, बहुत जरूरी, जरूरी चीज है एक्चुअली जी, बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी आपने ये। और ये एक मैं जानना चाहती थी कि अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं एग्जाम के लिए, तो ये दिन ही है, कुछ ही कुछ दिन। दिन ही बचे हैं एग्जाम्स के लिए। तो अब अगर बेसिक उनको क्या प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए अगर कोई टिप्स देना चाहे, तो उनको कैसे अपना रिवीजन प्लान करना चाहिए बस ये फाइनल जो उनके दिन है उसके लिए? अब देखिए, अब बच्चों को पूरा पहले से रिवीजन, डीप में रिवीजन के लिए टाइम नहीं है। अब सिर्फ उनको ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी लेंगे ना, तो फर्स्ट लेसन ले रहे हैं, फर्स्ट लेसन में मुझे क्या नहीं आता है, उतना ही देखना है। ओके। फॉर एग्जाम्पल एक लेसन फर्स्ट बड़े भाई साहब है, ले लेंगे, उसमें मुझे कौन सी बात नहीं आती है, उसे रिवाइज करो। ऐसे जो नहीं आता है उसे रिवाइज करना है, अभी वही समय है। किसमें मेरी कमी है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, समास में कौन सा समास मुझे नहीं आता है, उस पर ज्यादा ध्यान दो। पदबंध हो, पदबंध में कौन सा समास, कौन सा पदबंध नहीं मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान दो। मैं अनुच्छेद लिख रहा हूँ, अनुच्छेद लिखने में मुझ में क्या कमी है। तो दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समय।
Okay. अच्छा, जब बहुत बार ये होता है कि बच्चे बहुत मेहनत से मतलब पढ़ते भी है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट या आंसर्स को रिटेन नहीं कर पाते, कि शायद अभी पढ़ा अभी याद है, नेक्स्ट डे भी शायद याद हो, बट एक 3-4 दिन बाद मतलब ऐसे होता है कि कम्प्लीटली ब्लैंक हो गए। तो वो कैसी चीज है कि उनके ऊपर वो वर्क करके अपने कॉन्सेप्ट्स और अपने आंसर्स को रिटेन करना सीख पाए, कि जब बोर्ड एग्जाम में भी आप लिखते हो तो जो भी पढ़ते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए ना होकर लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाए। अब लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, हम हमेशा टीचर्स बोलते रहते हैं, लिख पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, कॉमन थिंग है। लेकिन जितना मतलब लिख कर पढ़ना जो होता है, पढ़ कर लिखना जो होती है, ये दोनों चीजें जब हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म याद रह जाएगा। और और एक चीज यहाँ कर सकते हैं, अगर मतलब ये हमेशा सही सक्सेस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी दो फ्रेंड्स होते हैं या क्लास सहपाठी होते हैं, वो दोनों बैठकर आपस में एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। हम्म। जैसे कि हम पढ़ने से ज्यादा वीडियो देखकर याद रखते हैं। ये कोई नॉवेल है, उस नॉवेल को पढ़ने से ज्यादा उस नॉवेल पर अगर एक मूवी निकलेगी, मूवी देखने पर याद रहेगा बहुत अच्छी तरह से। ओके। तो इधर अगर डिस्कस भी कर लेंगे ना कि फ्रेंड से एक इस प्रश्न का उत्तर तुम बताओ, इसका मैं बताऊंगी, डिस्कस करेंगे ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म तक याद रह सकता है। लेकिन ये कितना सफल होता है पता नहीं, कितने लोग इसको कर पाते हैं, कितने क्लासेस में इसको सपोर्ट दिया जाता है, ये कह नहीं सकते हैं। एक एक चीज ये भी मैंने महसूस की है कि जब बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस होती है, स्पेशली इन ग्रेड 10th, सो स्टूडेंट्स फोकस मोर ऑन अदर सब्जेक्ट्स, कि उनका ये रहता है कि नहीं, जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उनका इम्पोर्टेंस हिंदी सेकेंड लैंग्वेज से ज्यादा है। तो क्या ये एक चीज, ये एक रवैया भी है इसके लिए कि जिसकी वजह से वो लोग स्ट्रगल करते हैं हिंदी में, क्योंकि उसके ऊपर शायद सबसे कम फोकस दिया जाता है। 100% ये एक बात है कि बच्चे ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि अब देखो सीबीएसई में के बाद आफ्टर 10th लैंग्वेज नहीं पढ़ना होता है, तो ये एक दिमाग में होता है उनकी, उनके दिमाग में ज्यादा होता है ग्रुप जो सब्जेक्ट्स है, उनको ज्यादा फोकस करे, उस पर ज्यादा स्कोरिंग करे तो आगे के पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए बहुत आसान रह सकता है, उधर स्कोरिंग ज्यादा दिखाना है वगैरह वगैरह, उनके दिमाग में चीजें होती हैं, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हिंदी को ठीक है चलो, एक पासिंग तक आ जाए, एक 60% आ जाए, 80% आ जाए, काफी है करके, तो ये वो एक है बात। लेकिन स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि ये जो सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज की वजह से उनका टोटल स्कोर बढ़ सकता है, क्योंकि तो स्कोरिंग का चांसेस भी होते हैं बहुत ज्यादा। देखिए अब हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो पार्ट ए में या अ विभाग में पूरे 40 के 40 बच्चे ले सकते हैं। हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्स लिखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने वो किया है, 40 के 40 वहां पर आ गए हैं। पार्ट ब में भी आजकल 40 के 40 मिल रहे हैं बच्चों के लिए, बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक्स के, बिना किसी इसके लिख रहे हैं। तो ये स्कोरिंग का बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट है एक्चुअली उनके लिए, एक्चुअली उनको ध्यान देना चाहिए। तो डेफिनेटली हर एक उनके सब्जेक्ट का लिए अपना इम्पोर्टेंस है। हाँ। अच्छा, कभी कभी ये होता है ना, जब पेपर लिख लिया आपने तो हमें अपनी तरफ से लगता है नहीं, मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा है, मैंने अपना 100% दिया है, मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है। बट जब रिजल्ट्स आते हैं, मार्क्स आते हैं, तो रियलाइज होता है नहीं, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, और मेरे इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए थे। पता नहीं क्या इवोल्यूशन में गड़बड़ हुई, क्या हुआ, ये मेरा एक्सेप्टेबल रिजल्ट नहीं है। सो ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं बच्चों के साथ, तो उसको आप कैसे देखते हैं? उसको एक्चुअली क्या होता है, फाइनली एग्जामिनर पर डिपेंड होता है। जैसे एमसीक्यू वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एग्जामिनर का डिपेंडेंस कहाँ पर आता है, डिस्क्रिप्टिव पे। हम्म। क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं, उनको रहस्य और दीर्घ भी कम हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो दे विल कट द मार्क्स। तो बोर्ड का एक ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता कि मतलब इतने लेवल तक कितने मिस्टेक्स के ऊपर मार्क्स कटते हैं, या कैसे होता है ये? होते हैं चार मिस्टेक्स, अगर चार स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं तो वहां पर आधा मार्क काटा जाता है। Okay. और एक स्पेलिंग मिस्टेक, बार बार रिपीटेड स्पेलिंग मिस्टेक है तो एक ही बार उसके लिए मार्क्स कटता है, बार बार नहीं कटता है।
अच्छा। तो उधर एक्चुअली उधर पैटर्न है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, और ये जो आंसरशिप इवैल्यूएशन के लिए जाती है, तो मैं समझती हूँ ये पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाती होगी, राइट? कि वो किसी भी, तो जब क्योंकि मैंने ना नॉर्थ इंडियन लोगों की हिंदी भी देखी है, साउथ इंडियन के जो यहाँ होते हैं उनकी हिंदी भी देखी, तो इनकी इनको दिक्कतें कुछ अलग लेवल पर होती है। तो क्या उनके लिए जब ये आंसरशिप करेक्शन होती है तो कोई लिबरल रहते हैं, या ऐसा कोई नहीं होता, सबको मतलब एक ही तरीके से फोकस किया जाता है? अब क्या है, ये कोर्स बी है, तो कोर्स बी का जो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही वो करेक्शन होता है। ओके। तो उधर, हाँ, ज्यादातर एक्चुअली कोई भी एग्जामिनर मार्क्स देने का ही सोचता है, मार्क्स काटने का कोई नहीं सोचता है। तो लेकिन गलती तो गलती है, सही है। तो होता है मार्क्स, कोई ऐसे निर्दयता से कठोरता से कोई मार्क्स नहीं काटते, लेकिन गलती है तो मार्क्स कटेंगे जरूर, तो है। तो आपके इतने सालों का अनुभव है, आपके 26 सालों का अनुभव है, सो इस अनुभव से आपने क्या देखा है कि आप हर साल इतने सारों बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं, तो ओवरऑल बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं? एक्चुअली हर साल नया नया अनुभव होता है, हर साल, क्योंकि हर साल नए अलग तरीके का सेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा हो सके मैंने ज्यादातर अच्छा रिजल्ट देने का प्रयत्न किया है। तो मैक्सिमम 100% रिजल्ट, मैक्सिमम आउट ऑफ 99 तक मिला है। तो जितना हो सके करते हैं, ट्राई करते हैं बच्चों के साथ, तो वो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट और समय, और ये होता है। अच्छा, आपको कोई ऐसी कोई इंस्पिरेशन, आपको कोई स्टूडेंट या कोई रहा हो कि जिसने मतलब जब बहुत ही स्ट्रगल की है, बट बिकॉज ऑफ शीर हार्ड वर्क और अपनी मेहनत से मतलब उसने फाइनल में जाके कोई बहुत अच्छी सक्सेस अचीव की हो? ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कुछ जो आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना चाहे, जिनसे उन्हें मोटिवेशन मिले? हाँ, ऐसे हैं कुछ बच्चे जो, एक ऐसा स्टूडेंट था कि मैंने नहीं सोचा था कि उसका इतना आएगा, मतलब वो पढ़ता बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि वो वीक स्टूडेंट है, बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, ये कन्नडिगा था। ऐसे भी उसका सेंटेंस कोई ऐसा पक्का, हिंदी में बहुत सारी गलतियां होती थी, मैं सोच रही थी ये कन्नड़ा बिना लेके इसने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी क्यों लिया, स्टेट बोर्ड के में पढ़ाती थी तब मैं। तो उसने ऐसी मतलब हर छोटी छोटी चीज को पूछता था, हर छोटी छोटी चीज को मतलब लेके कभी रात को 7 बजे 8 बजे कॉल करता था, मैसेज डालता था। तो सारे डाउट्स ऐसे ले लेके वो ऐसा प्रैक्टिस इतना किया कि उसका 125 के ऊपर 125 आया। तो वो एक, मेरे, मैं कह सकती हूँ वो एक अचीवमेंट है मेरे इसमें, कि आउट ऑफ आउट उसका मार्क्स आया। मतलब वो स्ट्रगल, मतलब उसने स्ट्रगल इसलिए किया क्योंकि उसकी भाषा हिंदी नहीं थी, प्योरली कन्नडिगा था वो। तो अभी शायद उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी है उसने तो तो ऐसा डेफिनेटली। मतलब, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे निकले कि जो पास भी नहीं होने वाले थे, जो 10th में आने के बावजूद वो लिखने पढ़ने में भी उनको तकलीफ होती थी। तो उनको क्या करते थे, हम लोग अलग बिठाते थे, अलग बिठाकर उनको कुछ काम देते थे, ये पढ़ो, कभी कभी बाजू में बैठकर पढ़ने का प्रैक्टिस भी कराया है। सो कराकर थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा पहले कि उसको जो जो लिखाना है उतना थोड़ी थोड़ी चीजों को ही सिखाकर, चलो ऐसे वैसे 60 मार्क तक उसको ऊपर उठाया है, यहाँ तक बहुत किया बड़ी है। बात है ये भी। सो देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, हार्ड वर्क है, तो टीचर्स हमेशा है आपको सपोर्ट करने के लिए, और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पुष्पा जी, डेफिनेटली। इतने सारे डिस्कशन से एक्चुअली मुझे आपके साथ और भी बहुत सारे सेशन करने हैं, क्योंकि हिंदी के साथ जो स्ट्रगल है ना हमारे बच्चों की, वो बहुत अलग तरीके से जुड़ी है। परंतु आज हम बोर्ड के विषय में बात कर रहे थे, तो हमने उस पर ज्यादा फोकस किया। बट डेफिनेटली आई वुड लव टू हैव यू अगेन ऑन द शो, वेयर वी कैन डिस्कस मोर अबाउट हिंदी एंड इट्स बेनिफिट्स। बट एंड में हम ये सेशन कंप्लीट करें, मैं चाहूंगी कि आप एक समराइज करें कि एक अच्छा पेपर लिखने के लिए बच्चे कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रख सकते हैं कि जिससे उनको बेटर रिजल्ट मिले। हाँ, अब 10th का एग्जाम लिखते समय पहले उनको क्या करना चाहिए, एज पहली बात है, पेपर बहुत अच्छी तरह से
पहले उनको एक मेन चीज है, उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने स्कूल से निकलकर दूसरे किसी नए जगह पर जाता है एग्जाम लिखने के बाद, सोचना नहीं कि नई जगह है। अपने स्कूल में भी डेस्क मिलता है, चेयर मिलता है, उधर भी डेस्क मिलेगा, चेयर मिलेगा। इतना सोचो, आराम से पहले अपने आप को कूल रखो, पैनिक मत रखो, ये पहली चीज। पेपर जब हाथ में मिलता है, पेपर बहुत अच्छी तरह से, जैसे 15 मिनट मिलते हैं, नीटली आराम से, बिना किसी डर से, बिना किसी, मन को शांत रखते हुए पेपर पढ़ो। पेपर पढ़ने के बाद स्लोली उसको, जैसे जो प्रश्न पहले अच्छा आता है, जो विभाग उसको पहले अच्छा लगता है, उससे शुरू शुरू करने दो उसे। और उसे एक बात है कि फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेज में काट छाट वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जो प्रश्न तुम्हें परफेक्टली आता है उसे पहले से शुरू करो। तो वो विभाग कंप्लीट करने के बाद जो टफ लगता है उसको थोड़ा पीछे रखो, क्योंकि तुम ये पहले लिखते समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलतियां होगी, फिर तुम अपने आप को, अपना मन अशांत करोगे, फिर जो अच्छा आता है वो भी सही नहीं लिख पाओगे। ये एक चीज। अब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए जैसे आपके टीचर्स ने, सारे सारे टीचर्स बताते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, बहुत अच्छी तरह से पेपर को प्रेजेंटेशन के लिए मार्जिन लगाओ। जैसे जैसे टीचर्स ने गाइड किया है पक्का फॉलो करो उसे। और जैसे मैंने बताया, जो अंडरलाइन करना है जहां जरूरी है कीजिए, हर जगह नहीं चाहिए। और जैसे कंप्लीट करने के बाद कंपल्सरी 10-15 मिनट्स, 15 मिनट्स यू कीप टू चेक द पेपर। जब पहले से चेक, ईच एंड एवरी लाइन उसको पढ़ना है। पढ़ के जहां जहां अगर उसको लगता है ये मैंने गलत किया है, वी कैन पुट स्मॉल लाइन, उस पर काट डाल के उधर सही लिख सकते हैं, दैट विल बी काउंटेड। कोई एग्जामिनर उसको नजरअंदाज नहीं करेगा, वो बहुत जरूरी है। पेंसिल से काटो, लिखो। तो ऐसा नहीं, हर जगह कहीं छोटी सी मिस्टेक अगर है तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये एक, और बाद में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। और हमारे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक उधर इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, सब करते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं तो गलती करते हैं। फ्रंट पेज में जो इंफॉर्मेशन लिखनी है, क्वेश्चन पेपर का सेट हो, आपका लैंग्वेज हो, आपका नंबर हो, रजिस्टर, जो रोल नंबर जो होता है, एग्जामिनेशन का नंबर हो, वो सब वो तो चेक करेंगे, लेकिन उनके चेक करने से पहले आप सही से लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। वो जल्दी में, जैसे टेंशन में, डर के मारे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां, तो उसको सब पहले डर को निकालना है उनको। ये हम लोग एग्जाम के लिए हम बता सकते हैं। हाँ, और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, कि खाने की चीजें थोड़ा सा एग्जाम के समय जंक फूड वगैरह कम करके, सीधा सादा जो डाइट है, नॉर्मल फूड अगर लेंगे बच्चे, तो उसका मतलब उसका उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के समय अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो हम फोर्सफुली हम एग्जाम परीक्षा लिखेंगे और उसमें कुछ गलतियां होगी, एक्सपेक्टेशन जो हमारा होता है रिजल्ट का नहीं आएगा। इधर तो थोड़ा पेरेंट्स का भी रोल है यहाँ पर, और स्टूडेंट बच्चे का भी है। हम बताते रहते हैं लेकिन उनको फॉलो करना है, और मैक्सिमम जितना चाहिए, जैसे पानी वगैरह पीना, हाइड्रेट रखना बॉडी को, तो वो सब बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दी है एंड आई एम श्योर दैट स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। पुष्पा जी, बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि जब ये वीडियो शेयर होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे सीख पाएंगे, अपनी गलतियां सुधार पाएंगे, और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और एक अच्छी भाषा सीख पाएंगे। एक शिक्षक की जो वाणी होती है वो भगवान के बराबर होती है। तो एंड में मैं चाहूंगी कि बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हर एक बच्चे के लिए आप क्या अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे? अब देखिए, बच्चे को, सॉरी, बच्चे को कि हर
छात्र को जो भी परीक्षा भी 10th की लिख रहा है, हर छात्र को माता शारदा देवी का अनुग्रह रहे, और जो भी उन्होंने पूरा साल उन्होंने जो भी परिश्रम किया है, उस परिश्रम का फल हर छात्र को मिले, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, मुझे मुझे बात करके इतना अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि ये वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा पर्पस ये था कि आप जैसे एक इतने आदरणीय शिक्षक का जो भी ज्ञान है, जो भी उनकी समझ है, उनको और बच्चों तक पहुंचाया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे पुष्पा जी, एंड आई एम श्योर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो विल कीप ऑन कोलैबोरेटिंग, सो हम और कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए लाते रहे और शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपके शो पर मुझे बुलाया आपने, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ बता पाऊंगी। ये मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बता पाऊंगी, ऐसा लग रहा था, आपने बुलाया, लग रहा था क्या बता पाऊंगी, थोड़ा कुछ बताया है कि आशा करती हूँ कि ये बातें, इस बातों से कुछ छात्रों को थोड़ा सा गाइडेंस मिले। What makes you the best teacher is, I knew that when we were talking about this video and we were planning for it, you were equally enthusiastic, you were well prepared, well organized. So that itself, it shows कि 26 years इस फील्ड में रहने के बाद भी जब एक चाइल्ड जैसी क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और हार्ड वर्क होता है कुछ करने के लिए, so that shows how wonderful teacher you are, and your students are blessed to have you, and I'm sure that today many other students will also get benefited through your knowledge. ओके, थैंक यू। Thank you so much, Pushpa ji. धन्यवाद। Dhanyawad.